Welcome student, this is Abhishek Tripathi. Welcome to the Tripathi tutorials. Students, today we are going to start the new chapter of class 9th, physics second chapter, force and laws of motion. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th में फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस हमने अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं. अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस चैप्टर के भी वीडियोस आपको इसी तरीके से मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस के साथ साथ नोट्स भी मिलते हैं. नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिंक जो हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्स की. फोर्स जो है, तो जनरली अगर हम बात करते हैं कि फोर्स है क्या, तो पुश और पुल ऑन अ बॉडी का फोर्स. हम जनरली सिंपली यही जानते हैं कि किसी भी बॉडी को पुल करना या पुश करने के लिए हमें फोर्स की नीड होती है. ठीक है, किसी बॉडी को अगर पुल करना है या पुश करना है तो हमें फोर्स लगाना होता है. ठीक है, तो क्या बस फोर्स इतना ही होता है? हमारे डेली लाइफ में फोर्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, केवल पुल और पुश ही फोर्स नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे फोर्स होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. फोर्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ एक्शन लाइक पुशिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग एक्सेट्रा. इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे कि हम फोर्स का यूज करते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए हमें फोर्स चाहिए, लिफ्ट करने के लिए भी फोर्स चाहिए, पुल करने के लिए भी चाहिए, स्ट्रेच खींचने के लिए भी चाहिए, ट्विस्ट करके मोड़ना है उसमें भी फोर्स हमें लगाना है, प्रेस भी करना है, उसके दबाना है, तभी हमें फोर्स लगाना है. लेकिन फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं. फोर्स कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है कि इसको हम देख सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं. ठीक है, हम इसको जज कर सकते हैं. फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन सेवरल बॉडीज. ठीक है, अराउंड अस. तो केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं, इसे हम केवल जज कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर चेंजेस आते हैं ड्यू टू द फोर्स, उसके पोजीशन में कोई चेंजेज आ रहे हैं, उसके शेप साइज में कोई चेंजेज आ रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली फोर्स अप्लाई हुआ है. अगर उसके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम कभी कभी देखते हैं कि जो किसी भी सब्सटेंस का फोर्स अधिक है और हमारा फोर्स कम है, तो उसके पोजीशन में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं. यानी सपोज दैट अभी 5 ईयर का एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, और उससे कह दिया जाए कि 100 kg का एक बड़ा सा वेट रखा या आयरन रखा हुआ, उसको चलिए पुश करिए, तो वो नहीं उसको पुश कर पाएगा, वहाँ पे उसका इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन फिर भी वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो ज़रूरी नहीं कि बॉडी में चेंजेस हो ही जाएं, चेंज नहीं भी हो सकते हैं. तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि फोर्स इज अ फैक्टर विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो चेंज कर सकता है, चेंज भी हो जाता है, लेकिन चेंज कर भी सकता है, और मे नॉट भी चेंज, वो चेंज नहीं भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन फोर्स वहाँ पर अप्लाई हो रहा है. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स हम अप्लाई करें और बॉडी में चेंजेस ना आए? इसका भी हम सोल्यूशन आपको बताएंगे आगे के लेक्चर में. तो पहले यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. आप देख रहे हैं कि कैसे पुल और पुश करके कैसे फोर्स अप्लाई किया जाता है. ठीक है, फोर्स जो है, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जो लोग प्रीवियस चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, हमने बताया है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनमें कि हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है. मैग्नीट्यूड यानी कि वो कितना फोर्स, कितना अमाउंट फोर्स लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. तो यहाँ पे फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट भी मिलता है. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आता है. सो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटीज़ की
कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों उसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि फोर्स को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो इसको न्यूटन जी ने बताया था। न्यूटन, डू यू नो अबाउट न्यूटन? न्यूटन वाज द फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उनको फिजिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था, तो इसीलिए इनका यूनिट भी न्यूटन रख दिया गया है। जनरली आप फिजिक्स में देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी कि उनको डिस्कवर करने वाले या उनको बताने वाले ही साइंटिस्ट के नाम पर उनकी यूनिट्स को रख दिया गया है। ठीक है, और हम न्यूटन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, तो न्यूटन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? इफेक्ट ऑफ फोर्स देखें थोड़े से कि क्या क्या इफेक्ट कर सकता है फोर्स के। फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। फोर्स जो है वो किसी स्टेशनरी बॉडी यानी जो बॉडी रेस्ट में है उसे मोशन में कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल लें तो फुटबॉल रखा हुआ है, उस पर आप किक करते हैं तो वो मोशन में आ जाता है, तो वहाँ पे हमने फोर्स ही अप्लाई किया। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप कर सकता है। जैसे कि कोई बाइसिकल है, कोई भी व्हीकल है, तो उसे स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को ये चेंज कर सकता है। जैसे आप बाइसिकल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो हमें चेंज करना होता है, तो हम हैंडल को रोटेट करते हैं, हैंडल को घुमा देते हैं। तो हैंडल को घुमाने के लिए भी हमें फोर्स की नीड होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक और देखें तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी बाई एक्सीलरेटिंग द स्पीड ऑफ ए रनिंग व्हीकल। ठीक है, तो फोर्स जो है किसी भी रनिंग बॉडी के स्पीड को भी चेंज कर सकता है। यानी कि जैसे सपोज दैट आप बाइसिकल लेकर के घर से निकलते हैं और अभी आप बाइसिकल पे बैठते हैं तो अभी आप रेस्ट पोजीशन में, यानी जीरो है आपकी वेलोसिटी, लेकिन जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं साइकिल की स्पीड बढ़ती जाती है, तो उसकी स्पीड में जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू द एक्सीलरेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो वहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी। आगे जा कर के आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे डिक्रीज भी हो गई। ठीक है, तो मूविंग बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है कौन? फोर्स। साथ ही साथ फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप साइज को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे है हैमरिंग अ ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न इनटू थिन शीटेड। ठीक है, किसी भी मेटल ब्लॉक है, मेटल को उसको हम हैमरिंग करके हथौड़े से पीट पीट करके थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला सा सीट बना सकते हैं। या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको प्रेस करके, जैसे सपोज दैट आपका रबर का बॉल है, रबर के बॉल को आप प्रेस करिए तो उसका भी शेप बदल जाता है। तो जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप साइज को भी चेंज कर सकता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के एग्जांपल हम लोगों ने देखे। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। बेसिकली टू टाइप्स के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस का मतलब जो इक्वल हो और अनबैलेंस यानी कि अनइक्वल हो। तो बैलेंस यहाँ पर इक्वल और इनइक्वल तभी हो सकते हैं जब एटलीस्ट टू कंपेयर करने के लिए दो लोग वहाँ पर हों। ठीक है, एक ही सब्सटेंस हो आप उसको कह दी कि बैलेंस है, किसके बैलेंस है, तो वहाँ पे कम से कम दो लोग होने चाहिए तब आप बैलेंसिंग बता सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम दो ऑब्जेक्ट हम लेंगे तभी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का कंडीशन हम लोग समझ में आ सकता है। तो कहता है द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो। हमने बताया ही था कि फोर्स कैन बी जीरो ड्यू टू द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो फोर्स यहाँ पर जीरो भी हो सकता है। अब कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है तो उसे हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये रिजल्टेंट फोर्स कौन सा फोर्स होता है। ठीक है, उसको हम डायग्राम के और फिगर के हेल्प से देखेंगे
कि वैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ ये भी बताता है कि बैलेंस फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। बैलेंस फोर्स आर इक्वली मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, अब देखिए यहीं पर आपको समझना है कि बैलेंस फोर्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा बट डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होंगे। ड्यू टू दिस रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। कैसे? एक एग्जाम्पल के साथ देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं, ठीक है, टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी जिसे हम कहते हैं, वो गेम होता है, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि दोनों जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं और दोनों जो है वो सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे रस्सी किसी के भी तरफ खींच नहीं हो जा रही, मतलब किसी की तरफ नहीं खींच जा रही है, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल ही फोर्स। सपोज दैट अगर ब्लू शर्ट जो बच्चा पहना है, अगर वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो उतना ही फोर्स ग्रीन शर्ट पहना हुआ भी बच्चा अप्लाई कर रहा है। तो दोनों तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5। लेकिन दोनों का डायरेक्शन आप देखिए तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो एक कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ जा रहा है। तो इसलिए दोनों का यहाँ रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो। यानी इस पूरे फिनोमेनन में, इस पूरे प्रकरण में जो आपका पूरा जो फोर्स है वो जीरो हो जा रहा है, उसे ही हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हो जाने के कारण ही फोर्स जो है आपका जीरो हो जा रहा है और आपका जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस की बात करेंगे, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर जीरो होगा तो बैलेंस होगा, तो जीरो नहीं होना चाहिए तभी अनबैलेंस होगा। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अगर जीरो से अधिक आ रहा है तो उसे हम कहेंगे क्या, अनबैलेंस फोर्स। इसके लिए एक एग्जांपल हम देखेंगे और इसमें आप कह सकते हैं कि जब जीरो नहीं होगा तो उस समय जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी न किसी डायरेक्शन में मूव जरूर करेगा, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता है। तो यहाँ पे फोर्स देखिए, तो एक तरफ से एक बच्चा पुश कर रहा है, दूसरी तरफ से दो बच्चे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जिधर से अधिक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उधर से क्या होगा, उधर रस्सी खींच ली जाएगी। तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो रहा है। अगर हम कह दें कि सभी बच्चे जो हैं वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक सिंगल जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, वहीं अगर दो बच्चे एक साथ जुड़े तो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो 10 न्यूटन का फोर्स क्या हुआ, मैग्नीट्यूड अधिक हो गया, इस वजह से 10 न्यूटन जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर रस्सी खींच ली जाएगी। इसी को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 10 - 5 हो जाएगा, आपका 5 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आएगा जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो इसे हम कहेंगे क्या, अनबैलेंस फोर्स। गॉट इट। अब अनबैलेंस फोर्स के कारण हो क्या सकता है, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तब, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अनबैलेंस में चेंजेस होंगे। इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ सकता है जब अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक है। डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज भी कर सकती है, स्टॉप भी हो सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट, और शेप साइज भी चेंज हो सकते हैं। यानी हम सिंपली कहें कि जब अनबैलेंस फोर्स होगा तभी हमें फोर्स के इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बैलेंस फोर्स में हमें फोर्स का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेट्स सी सम कॉमन फोर्सेज, कुछ कॉमन फोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे है आपका मस्कुलर फोर्स, ठीक है, द फोर्स ऑब्टेन बाय द वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो कोई भी एक ह्यूमन बॉडी अपने मसल्स यानी जो फिजिकल वर्क करता है उसे ही हम कहेंगे क्या, मस्कुलर फोर्स। जैसे लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए वो अपना फिजिकल वर्क कर रहा है, डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए फिजिकल वर्क कर रहा है, तो ये जो होंगे वो उसके मस्कुलर फोर्स कहलाएंगे जो कि कोई ह्यूमन बॉडी करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करता है,
अर्थ। द फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अर्थ हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जिससे कि वो उसको अपनी तरफ खींचती है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। नेक्स्ट देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फोर्स विच पॉजेज मोशन इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो कि मोशन का अपोज करता हो। ठीक है, मोशन यानी कि किसी भी बॉडी को मूव न होने दे, ऐसा जो फोर्स होता है उसे ही हम कहते हैं क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, ये एक्ट करता है किसी भी बॉडी, जो मूविंग बॉडी होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हम एग्जांपल ले, सपोज दैट आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप रोड पर साइकिल चला रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइकिल का जो रिंग है यानी जो व्हील है, जो पहिया है, वो उस रोड के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बिटवीन टू बॉडीज़, ठीक है, दो बॉडीज़ के सरफेसेस के बीच में होता है, जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं। तो अगर हमें देखते हैं कि हमें बार बार पैडलिंग करना पड़ता है, अदरवाइज जो साइकिल होगी वो हमारी रुक जाएगी। तो क्यों रुक जाती है? क्योंकि हमारे पॉजिटिवली जो रोड है वो भी एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमें मोशन करने से रोकता है। Air resistance, when an object moves through air applies a small force in the direction opposite to velocity. This force is called air resistance. ठीक है, अब देखिए ये एयर रेजिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आगे हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज करना होगा। कि देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फ्रीली हम मूव कराते हैं, ठीक है, सरफेस पे नहीं, किसी भी ऊपर से कहीं ड्रॉप कर रहे हैं या ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस होता है, यानी एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकते हैं, उसके डायरेक्शन में कुछ चेंजेस कर देते हैं या उसको रोकते हैं। इसे ही हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे एयर के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वही है आपका यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस। अब आते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, न्यूटन जो थे, न्यूटन ने एक बुक पब्लिश करवाया, उन्होंने एक बुक उन्होंने लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया नाम के बुक में न्यूटन ने अपनी सारी थ्योरीज को कलेक्शन करा करके पब्लिश करवाया था। तो उसी बुक से ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिए गए हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने उसमें 3 लॉ के बारे में बताया है और उसी ही आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो गिवन बाई न्यूटन। ठीक है, तो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी न्यूटन ने दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 लॉज ऑफ मोशन, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के एग्जाम में आता है लॉज ऑफ मोशन लिखने के लिए और लिख देते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन अलग है और इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें ध्यान डिस्कस क्या करना है, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन वाज गिवन बाय मिस्टर न्यूटन। न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया में इसे पब्लिश करवाया था। अब देखिए ये जो 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इसमें से जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है उसको न्यूटन ने नहीं बल्कि गैलीलियो गैलीली नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, गैलीलियो गैलीली का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने ही सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया था। ठीक है, टेलीस्कोप जो सबसे पहला टेलीस्कोप था उसको गैलीलियो ने ही बनाया था, तो उन्होंने ही फर्स्ट लॉ दिया था। हालांकि फर्स्ट लॉ गैलीलियो ने दिया था, लेकिन उसको अपने बुक प्रिंसिपिया में लिखवाया था या फिर कलेक्शन में रखवाया था मिस्टर न्यूटन ने, इसीलिए इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। बट अगर आपसे पूछा जाए हु गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप बताएंगे गैलीलियो गैलीली। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं दिया था, क्योंकि उनकी बुक में ये पब्लिश हुआ था, इसी वजह से इसको बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गॉट इट? तो ध्यान देखना, कभी भी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है हु गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ
मोशन, तो आप बताएंगे गैलीलियो गैलीली। गॉट इट। तो अब हम लोग आते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही देखेंगे और बाकी के इसके और भी पार्ट हैं जिसमें इनर्शिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। आपका जो नेक्स्ट सेशन का वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ क्या है। तो देखिए, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है। एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करना चाहती है, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो रहा हो। यानी कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को ही वो कंटिन्यू करना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन करना चाहती है। लेकिन जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो वो उसका क्या करती है, अपोज करती है, वो चेंज नहीं होना चाहती है। जब वो चेंज उससे अधिक हो, यानी जो फोर्स होता है वो उससे अधिक हो जाता है, तब वो बॉडी चेंज हो पाती है। सपोज दैट एक कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए आप 5 kg का सब्सटेंस है, 5 kg का सब्सटेंस, उस पर आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करिए तो पहले वो चेंज नहीं होते, क्योंकि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। लेकिन जब आप ढेर सारा फोर्स आप उस पर अप्लाई करते हैं तो उसके फोर्स से आपका फोर्स जब अधिक हो जाता है तब वो डिस्प्लेस होती है। पहले तो वो आपके फोर्स का अपोज करता है। उसी तरह से अगर कोई बॉडी कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म मोशन से वो मूव कर रही है तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहती, लेकिन आप उसको ब्रेक लगा करके रोक देते हैं तो वो उसका अपोज करती है। अगर अचानक से फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं तो उस पर हमें जो होते हैं वो कई तरह की इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया भी बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इस इनर्शिया को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप अपनी राय हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप चाहते हैं कि इसके नोट्स के अगर PDF भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से डाउनलोड कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत लेंथ बड़ी होने से की वजह से एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं या फिर उनका कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट की ही क्लासेज रखते हैं, जिससे कि आपको उतना ही एक बार में आप उतना ही सीखें जितना आप कैप्चर कर पाएँ। ठीक है, बाकी की आपको इसी वे में कंटिन्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।